Hello everyone, this is Nilesh Kumar Gupta and you are watching NG Physics Classes. Well, पिछले टर्म पे मैंने आप लोगों को वास्तविक गहराई, आभासी गहराई और माध्यम के अपवर्तनांक के बीच संबंध स्थापित करवाया था। साथ साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि अपवर्तन की घटना के उदाहरण, जिसमें आपने देखा था पानी में पड़ी हुई छड़ टेढ़ी दिखाई देती है, सूर्य और तारे अपनी वास्तविक स्थिति से ऊंचे उठे दिखाई देते हैं, है ना। स्वच्छ पानी के तालाब की तली ऊंची उठी दिखाई देती है, पानी में पड़ा हुआ सिक्का ऊंचा उठा हुआ दिखाई देता है। तो ये सब उदाहरण है किस घटना के? अपवर्तन की घटना के उदाहरण। यहाँ तक आपको सारी बात समझ में आती है? अगर ये सारी कथाएं हमारी क्लियर हैं तो इसके बाद अब हमारे सामने अगला क्वेश्चन क्या है बताएं जी। अब हमारे सामने अगला प्रश्न है, क्रांतिक कोण से आप क्या समझते हैं समझाइए तथा इसके लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। पढ़े लिखे लोग हैं, बेसिक आपके क्लियर है तो अब आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी होगी, अब आप समझ जाएंगे फटाफट। पहले मुझे एक बात बताओ, कोई प्रकाश की किरण अगर विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, और सघन से विरल जाती है तो विरल माध्यम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं आपको मालूम? रेयर मीडियम, है ना। सघन माध्यम को डेंसर मीडियम। मैं कुछ कहना चाहता हूं, जैसे पिछले टर्म पे मैंने आपको वास्तविक गहराई, आभासी गहराई के बीच में संबंध बताया था। तो हमारा जो संबंध आया था बेटा, वो आया था ए म्यू डब्ल्यू बराबर एच अपॉन एच डैश। क्लियर है आप सभी को? ए म्यू डब्ल्यू बराबर एच अपॉन एच डैश। तो सब जगह जरूरी है माध्यम हवा और पानी हो। बोलो भैया, है कोई जरूरी तो नहीं है, कोई और भी हो सकता है। तो अगर मैं इस संबंध को आर और डी के फॉर्म में लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा? आर म्यू डी। ये हर जगह फिट है, समझ में आ रही है? किसी ने बोल दिया ये स्थापित करो तो ए म्यू डब्ल्यू की वजह अपन क्या लिख देंगे? आर म्यू डी। इतना तो कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? कर पाओगे। चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आज हमसे बात करवा रहा है क्रांतिक कोण। आपको याद है आज से कुछ दिनों पहले मैंने टॉपिक पढ़ाया था आपको, विद्युत चुंबकीय तरंगें। तो आपने पढ़ा था रेडियो तरंगों के प्रसारण में आयन मंडल की भूमिका। तो वहां पर मैंने क्रांतिक कोण की बात की थी, अगर आपको याद है। वही क्रांतिक कोण अभी आ गया। समझ में आ रही बात? मुझसे पूछा जा रहा है क्रांतिक कोण होता है क्या? कोई पूछे सेंचुरी क्या होती है? तो जब कोई खिलाड़ी खेलते हुए अपने 100 रन पूरे कर लेता है तो उस विशेष स्थिति को हम लोग सेंचुरी कहते हैं, है ना। अब कोई पूछे क्रांतिक कोण क्या होता है, तो क्रांतिक कोण कुछ नहीं है, एक आपतन कोण होता है। क्या होता है? आपतन कोण। और एक ऐसा आपतन कोण जिस पर विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है। क्लियर? क्रांतिक कोण क्या है? एक आपतन कोण है, और एक ऐसा आपतन कोण जिस पर विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है। थोड़ा देखेंगे ध्यान से तो समझ में आएगा आपको। ये एक सतह है। क्या है ये? एक सतह है, एक पृष्ठ है। इस पृष्ठ में मैंने मान लिया ये एक सघन माध्यम है और ये एक विरल माध्यम है। ठीक है भैया, देख पा रहे हैं हम सब लोग? ये कैसा माध्यम है? ये कैसा माध्यम है? विरल माध्यम है। ऐसा ही चित्र यहाँ भी बना रहा हूँ और इधर भी बना रहा हूँ। ये रफ वर्क बना रहा हूँ, ये वेल मिटा दूंगा। ये सघन माध्यम है, ये विरल माध्यम है। क्लियर? ये कैसी किरण है? ये क्या है? ये क्या है? अभिलंब। ठीक, इसको क्या बोलते हो? समझ में आता है? कायदे से ये किरण यूं आ रही है तो इसे ऐसे आना, थोड़ी टेढ़ी होगी पर समझ रहे ना आप बात को? कायदे से इसे ऐसे आना चाहिए, पर सघन से बदल जाती है तो ये किस तरफ हटेगी? यूं हटेगी कि यूं हटेगी? ये हट गई। ठीक है भैया, तो ये कौन सा कोण होगा? अपवर्तन कोण। क्योंकि हमें मालूम है अपवर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे अपवर्तन कोण कहते हैं। पहले दिन ही बताया। अच्छी बात।
अगर ये बात आपको समझ में आती है, अब मान के चलिए ये किरण ऐसे की बजाय ऐसे आ रही है, अब आपतन कोण और बढ़ गया या घट गया? बढ़ गया। कायदे से किरण जो आ रही है ऐसे जाना चाहिए था, पर सघन से विरल जा रही है, तो कितनी की लंग हटेगी? और ऊपर की लंग हटेगी, नीचे की और ऊपर की लंग हटेगी। तो अब ये अपवर्तित किरण ऐसे हो जाएगी। अब अपवर्तित किरण अगर ऐसे हो गई तो यहाँ अपवर्तन कोण का मान कितना हो गया? 90 डिग्री। बोलो कौन से आपतन कोण पर ये मान 90 डिग्री हुआ? इस आपतन कोण पर। तो इसी आपतन कोण को हम लोग बोलते हैं क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण को इंग्लिश में क्रिटिकल एंगल कहा जाता है, क्रिटिकल एंगल, इसलिए सफिक्स में सी लगा दिया। नहीं समझ में आई बात? कोई पूछे क्रांतिक कोण क्या होता है, तो क्रांतिक कोण सघन माध्यम में एक आपतन कोण है। क्रांतिक कोण क्या है? यह सघन माध्यम में एक ऐसा आपतन कोण है जिस पर विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री। समझ में आएगा? फिर से बोल रहा हूं, क्रांतिक कोण सघन माध्यम में वह आपतन कोण है जिस पर विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान। समझ गए? चीजों को थोड़ा बेहतर समझाने के लिए मैंने ऐसा चित्र बनाया, समझ गए बात? बाकी का देसी में चित्र बनाता हूं, यहाँ पर सिंपल। आपतित किरण, हाँ, और ये हो गया आपको, ठीक है। अगर ये क्रांतिक कोण है तो यहां पर अपवर्तित किरण, समझ गए? ये कोण कितना हो गया? समझ में ही नहीं आई। क्रांतिक कोण सघन माध्यम में एक ऐसा आपतन कोण है जिस पर विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है। क्लियर है? किसी ने परिभाषा पूछ ली तो चटका दोगे, क्या कहोगे? क्रांतिक कोण सघन माध्यम में वह आपतन कोण है जिस पर विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है। भाषा समझ में आ गई सभी को? तो मैं उम्मीद करता हूं क्रांतिक कोण की परिभाषा आप सबको क्लियर होगी। यहाँ पर मैं 2 क्वेश्चन एक साथ कराऊंगा, तो ध्यान से देखिएगा आप लोग, ठीक है? तो क्रांतिक कोण उम्मीद करता हूं समझ में आ गया सभी को। अब मैं दूसरी बात पे आता हूं, गौर से देखिए। यहां पर आप क्या कर रहे हो? आपतित किरण कैसे हो रही है? तो अपवर्तित किरण ऊपर की तरफ हो रही है, सही बोल रहा। अब मैंने आपतन कोण का मान और बढ़ा दिया, बोलो भैया। अब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से भी ज्यादा हो गया। कौन से माध्यम में? इस पूरे को भाषा के फॉर्म में बोलो। यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको? यहाँ पर हमें सघन माध्यम में आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से ज्यादा दिख रहा है। यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको? सघन माध्यम में आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक है। ये कौन सा माध्यम है? ये कौन सा माध्यम है? ये सघन और विरल माध्यम का सीमा पृष्ठ है। समझ गए? यहाँ पर सघन माध्यम में आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक है। 90 डिग्री कहां से हो गया? यहाँ सघन माध्यम में आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक है। जब आप आपतित किरण ऐसे ऐसे कर रहे हो तो अपवर्तित किरण ऐसे ऐसे हो रही है। अब मैंने आपतन कोण और बढ़ा दिया, तो आपको क्या लगता है अपवर्तित किरण कैसे जाएगी? ये हो जाएगी। तो ये कौन सी घटना हो गई? परावर्तन की घटना हो गई। अपवर्तन में तो किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती, जहां दूसरे माध्यम में गई ही नहीं, पृष्ठ से सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट गई। तो ये कौन सी घटना हो गई? परावर्तन घटना हो गई। इस घटना को हम लोग बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? कोई पूछे पूर्ण आंतरिक परावर्तन से आप क्या समझते हैं, समझाइए। तो हम उसे बोलेंगे सघन माध्यम में आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक होने पर। क्लियर? फिर से बोल रहा हूं, सघन माध्यम में आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक होने पर प्रकाश की किरण का सघन और विरल माध्यम के सीमा पृष्ठ से पूर्ण परावर्तन हो जाता है। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना कहते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूं,
सघन माध्यम में सघन माध्यम में आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक होने पर प्रकाश की किरण का सघन और विरल माध्यम के सीमा पृष्ठ से पूर्ण परावर्तन हो जाता है। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना कहते हैं। क्लियर? किसी ने पूछा, आप मुझे बताओ ऐसा होगा कब? कब होगा ये घटना? जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक होना चाहिए। पहली बात, ये जरूरी शर्त है इसके लिए। क्या जरूरी शर्त है इसके लिए? आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक होना चाहिए। और दूसरी सबसे जरूरी शर्त, प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जानी चाहिए। विरल से सघन ले जाओगे तो ये घटना नहीं होगी। समझ में आ रही है मेरी बात? क्लियर? प्रकाश की किरण सदैव सघन से विरल की ओर जानी चाहिए और दूसरा आपतन कोण का मान सदैव क्रांतिक कोण के मान से। अब आप अभी इसमें एक आध क्वेश्चन छोड़ के देखो। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की परिभाषा भी होगी और पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना के लिए आवश्यक शर्तें भी बताइए। ये भी फटाफट पढ़ लो, पूछूंगा आपसे। आगे बढ़ते हैं इसके बाद। तो यहाँ तक हमको क्रांतिक कोण की परिभाषा क्लियर हुई, हमको पूर्ण आंतरिक परावर्तन की परिभाषा क्लियर हुई और पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना के लिए आवश्यक शर्तें क्या हैं वो हमको समझ में आया। सही बोलना? पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना में क्या हो रहा है? जितना भी प्रकाश इस पर पड़ रहा है वो पूरा की पूरा परावर्तित हो रहा है। सही बोलना? ठीक है, समझ में आती है? बता आगे बढ़ते। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो मैं वापस अब क्रांतिक कोण पे ही आता हूँ। ठीक है ना? समझ गए ना ये कहानी? अब मुझे ये चित्र बार बार बनाने की जरूरत नहीं। मैं इशारा करूंगा, आपतन कोण बढ़ेगा तो अपवर्तन कोण बढ़ेगा। कहानी समझ में आ रही है? ये नीचे जाएगा तो ये ऊपर जाएगा। कहानी क्लियर है? तो बस अब कछु बचो ना निपटाओ। बताओ जरा एक बार, क्रांतिक कोण किसे कहते हैं? समझ रहा हूँ। क्रांतिक कोण सघन माध्यम में वह आपतन कोण है जिस पर विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री। कौन सी घटना हो रही है ये? परावर्तन की कहा है? पूर्णांतरिक परावर्तन घटना थोड़ी है, अपवर्तन की घटना है। अपवर्तन की घटना में तो कौन सा नियम लगेगा? क्या नियम है स्नेल का? 1μ2 बराबर साइन आई अपॉन साइन। 1μ2 तो तब लिखते थे जब पहला माध्यम 1 होता था, दूसरा 2 होता था। जा मैं क्या लिखूं? सघन यानी डेंसर और विरल यानी रेयर। समझ गए ना? ये सब बता चुका हूँ पहले भी। तो क्या लिखूं? समझ गए ना? dμr। ठीक है, 1μ2 की जगह dμr बराबर साइन आई अपॉन साइन आई। कितना है इसमें? वो है 90 वाला चूती आएगा बिल्कुल, जबरा ही कर रहे हैं। अपॉन साइन आर। आर कितना है यहाँ पे? समझ में आ रही है बात सभी को? ये डायरेक्ट नहीं 90 लिखना है तो वो भी लिख सकते थे। समझ में आई बात सभी को? dμr इज इक्वल टू साइन आई सी। साइन 90 कितना होता है? 1। कोई दिक्कत? बात समझ में आ रही? गौर से देखिएगा सब लोग। अपवर्तनांक लिखने का ये सही तरीका है क्या? क्या सही तरीका है? अच्छा, आर इधर होना चाहिए, डी इधर होना चाहिए। पता है तुम्हें? समझ गए ना? मैंने बताया था अपवर्तनांक लिखने का जो सही तरीका होता है। वैसे ये गलत नहीं है, पर जो ट्रेंड है, ट्रेंड ये कहता है कि सघन इधर होना चाहिए, विरल इधर होना चाहिए। तो इसे पलटना पड़ेगा। तो इसे पलटूंगा। अगर एग्जाम में आप पलटना भूल जाओ तो ऐसी कोई सर्दी गर्मी नहीं है। ठीक है ना? पर लिख दो तो ज्यादा अच्छी बात है। इसको क्या करो? यही वाला फॉर्मूला घोट के पी जाना। क्लियर? r/μ(d) बराबर 1/sin। बाकी का ये लिख दो तो अच्छी बात है, नहीं है तो अभी कोई टेंशन नहीं। 1/sin θ बराबर कोसेक थीटा होता है। कॉस नहीं कोसेक, तो ये कोसेक ऐसे भी लिख सकते। समझ गए? याद ये वाला करना। क्लियर? याद ये वाला करना। तो इसके सूत्र की स्थापना कैसे हुई? आपके भेजे में अटकता है कि नहीं अटकता? अटकता है। चलूं आगे।
अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो थोड़ा सा सुन लो पहले, उसके बाद बढ़ना आगे। आपको याद है एक जमाना था जब मैंने आपको एक बहुत बड़ा नोट लिखाया था, और नोट लिखाते समय मैंने बोला था आधी से ज्यादा थ्योरी आपकी इससे क्लियर हो जाएगी। वो नोट कुछ इस प्रकार था, अपवर्तनांक, समानुपाती घनत्व, समानुपाती एक वटे चाल, समानुपाती एक वटे तरंग लंबाई, समानुपाती एक वटे ताप। याद आ रहा है? याद आ रहा है? आले प्रांतिक कोण, समानुपाती एक वटे आईसी। क्लियर? और भी थे आगे, एक वटे एफ, डेल्टा, समानुपाती। यहाँ तक बात समझ में आई? यहाँ तक तो मैंने आपको समझा दिए थे, मैंने कहा ये धीरे धीरे समझ में आएंगे, आज ये समझ में आ गया होगा। क्लियर? अब ध्यान से देखिएगा, वो मुझसे पूछता है कि क्रांतिक कोण को प्रभावित करने वाले कारक बताइए। क्रांतिक कोण को प्रभावित करने वाले कारक बताइए। तो देखिएगा ध्यान से, आप ही लोग बताना। ताप किसका? इस घटना में क्या चीजें दिखाई दे रही, किसका ताप हो सकता है? माध्यम। सिंपल। क्लियर? काय पे निर्भर करता है? माध्यम के ताप। माध्यम का ताप बढ़ाएंगे तो क्रांतिक कोण बढ़ेगा, माध्यम का ताप कम करेंगे तो क्रांतिक कोण कम होगा। क्लियर? ऐसे भी लिख सकते हो, इसे कहते हैं ऐसे खाना। क्लियर? लेकिन कई लोग घुमा के खाते हैं तो उसको भी समझ लेंगे। माध्यम का ताप पर, तो इस पॉइंट को कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं, माध्यम का ताप बढ़ाने पर अपवर्तनांक घट जाता है, अपवर्तनांक घट जाएगा तो क्रांतिक कोण। ये घुमा के कह दिया, बात वही है, नहीं है मेरी बात। क्लियर है? समझ गए ना? अलग अलग किताबें पढ़ेंगे, किसी में ऐसे दिखा होगा, किसी में अलग तरीके से। समझ गए ना? तो तरीका समझ गए ना? तो कुल मिला के माध्यम का ताप बढ़ाने पर क्रांतिक कोण, कम करने पर, समझ गए? तो एक पॉइंट हो गया माध्यम के ताप। चलो, हाँ, तरंग दैर्घ्य किसकी होगी? प्रकाश की जो है, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य पर। कई बार ये लोग, कुछ लोग इस पॉइंट को इनडायरेक्टली ऐसे बोल देते हैं, प्रयुक्त प्रकाश के रंग पर। आप ही बता दो, क्रांतिक कोण सबसे ज्यादा कौन से रंग के लिए होगा? लाल रंग के लिए। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ चुके हैं लाल रंग की तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है, जो कि लाल रंग की तरंग लंबाई सबसे अधिक है, इसलिए उसका क्रांतिक कोण सबसे अधिक है। नहीं है बस। तो या तो आप ऐसे लिख दो, प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्घ्य पर, प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्घ्य बढ़ने पर क्रांतिक कोण बढ़ जाता है, घटने पर घट जाता है। 100% करेक्ट है। क्लियर? क्लियर? या फिर ऐसे करके लिख दो, प्रयुक्त प्रकाश के रंग पर लाल रंग के लिए क्रांतिक कोण का मान बहुत अधिक होता है, क्योंकि लाल रंग की तरंग लंबाई बहुत अधिक होती है। बैगनी रंग के लिए क्रांतिक कोण कम होता है, क्योंकि उसकी तरंग लंबाई नहीं है। अच्छा, दूसरा क्रांतिक कोण इस पर निर्भर कर रहा है। इसको इनडायरेक्टली हम लोग बोलते हैं, जब भी ये लिखा जाता है तो यहाँ माध्यम आते हैं, तो माध्यम के जोड़े की प्रकृति, माध्यम के जोड़े की अलग अलग जोड़ों के लिए, अलग अलग जोड़ों के लिए क्रांतिक कोण का मान अलग अलग। बात समझ में आ गई? तो पॉइंट याद हो जाएंगे सारे। फटाफट आपको सुन लो, क्रांतिक कोण का ये पूरा डेरिवेशन करवा दिया मैंने आपको क्रांतिक कोण को प्रभावित करने वाले कारक भी बता दिए। देख लो फटाफट, फिर आगे की बात करते हैं। तो यहाँ तक आप सभी को क्लियर है? क्रांतिक कोण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से? अलग अलग जोड़ों के लिए क्रांतिक कोण का मान अलग अलग होता है। जोड़े तो दुनिया भर के हो सकते हैं, सबके क्रांतिक कोण हमारे लिए याद करना संभव नहीं है, लेकिन आपके नोट्सों में कुछ एक इम्पोर्टेंट दिए हैं। अलग अलग जोड़ों के लिए क्रांतिक कोण के मान 2-3 जोड़ों के लिए दिए हैं, एज एन इम्पोर्टेंट पॉइंट है। कल को कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह की तैयारी करोगे, आपको काम आएगा, आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछ सकते हैं। क्लियर? तो देखिए, हमारे को जो दिया है वो ये दिया है, गौर से देखिएगा सभी लोग। हवा और कांच के जोड़े के लिए, हवा और कांच के जोड़े के लिए, हवा और हीरा इनके जोड़े के लिए, और हवा और पानी के जोड़े इनके लिए क्रांतिक कोण है। क्लियर? यानी अगर एक माध्यम हवा है और एक माध्यम कांच है, तो इस जोड़े के लिए क्रांतिक कोण का मान कितना होगा? एक माध्यम हवा है, एक माध्यम हीरा है, तो इसके लिए क्रांतिक कोण का मान कितना होगा? और एक हवा और एक पानी है, तो इसके लिए क्रांतिक कोण का मान कितना होगा? ये कुछ जोड़ों के लिए आपको क्रांतिक कोण के मान दिए हैं, जो आपको याद रखने हैं। क्लियर? अब देखो जरा, मुझे मालूम है जिसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है
उसका क्रांतिक कोण सबसे कम होगा। क्लियर है? मैं आपको बता दूं, हवा और हीरे के लिए क्रांतिक कोण का मान होता है 24 डिग्री। कितना होता है? हवा और कांच के लिए होता है 42 डिग्री, और हवा और पानी के जोड़े के लिए होता है 48 डिग्री 39 मिनट। ये कुछ एक इंपॉर्टेंट है, याद रखने को, याद रखेंगे तो अच्छी बात है। क्लियर है? मैंने बोला ना एग्जाम में ओटी वगैरह में आ जाते हैं, ये ओटी आते हैं। जैसे मान के चलिए 20 नंबर की ओटी आए, तो 20 नंबर में से 17-18 तक की तो ओटी ऐसे होती है, 17-18 नंबर के, जिसे एक बच्चे ने अच्छे से पढ़ाई की है साल भर तो वो कर सकता है। क्लियर? जो इम्पोर्टेंट भी पढ़ा है, जिसने सरसरी निगाह से पूरा देखा है, वो कर सकता है। लेकिन जो बचे हुए 2 ओटी जो है, उसे हर एक बच्चा नहीं कर सकता। क्लियर? उसे वही बच्चा कर सकता है जिसने बहुत अच्छे से पूरी पढ़ाई की है। तो ये उसी कैटेगरी में आते हैं। समझ में आ रही है बात? क्लियर? अदरवाइज जो सरसरी निगाह से लिख देता है तो वो छोड़ के चला जाता है, इसको रोने बढ़ जाता है। कहानी समझ में आ रही है? सीन क्लियर? मैंने एक जुगाड़ बनाई है इसको याद करने की, अगर आपको हो जाए तो ठीक है, जैसा ठीक लगे वैसा करो। आपको अब वैसे तो मैं पानी के अपवर्तनांक भी याद नहीं होंगे, हवा, पानी और कांच का अपवर्तनांक बताया था। मुझे मालूम है कि भैया पानी का अपवर्तनांक कितना होता है, अगर आप 4/3 या फिर 1.33 पढ़ा था, यानी पानी का अपवर्तनांक था 1.33, कांच का 1.5, 3/2। क्लियर? हीरे का 2.4। क्लियर? समझ में आई बात? वो मालूम है जिसका अपवर्तनांक सबसे कम होगा उसका क्रांतिक कोण सबसे ज्यादा होगा, जिसका अपवर्तनांक सबसे कम होगा उसका क्रांतिक कोण सबसे ज्यादा होगा। अपवर्तनांक सबसे कम किसका है? कांच का अपवर्तनांक कम है। कभी कभी ना 1.33 कम होगा या 1.5 कम होगा? 1.33 कम होगा ना? बोलो भैया, सही बोल रहा हूं ना? तो चूंकि पानी का अपवर्तनांक सबसे कम है, तो इसलिए पानी का क्रांतिक कोण सबसे ज्यादा। देखो इन तीनों में यही सबसे ज्यादा है। हीरे का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा है, तो क्रांतिक कोण कैसे है? एक चूतिया बनती है, शायद काम आ जाए। हीरे का अपवर्तनांक याद है 2.46, ना? और हीरा कांच का ये एक अप्रूव टाइप का मान है, पलट दो। नहीं यही बात समझ, बचो बचो पानी को ही हो। समझ गए आप लोग मेरी बात को? तो कुछ जोड़ों के लिए क्रांतिक कोण के मान दिए गए, याद करने पड़ेंगे। अब आपको आपका क्या तरीका है वैसे आप याद करो। क्लियर है? तो देख लो फटाफट नोट, फिर आगे बढ़ूंगा। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको सारी बातें क्लियर हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों के सामने जो है वो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना के उदाहरण बताओ। क्या बताऊं बच्चों? पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना के क्या बताऊं? उदाहरण बताऊं। किसके बताऊं? अच्छा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना के उदाहरण। सुने भैया, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना के उदाहरण। पूर्ण आंतरिक परावर्तन समझ में आया आपको? देखो भैया, मैं आपको एक बात 11th पढ़ी होगी आपने। 11th जब पढ़ी होगी आपने तो आपको ये बताया गया होगा, आपके सर ने आपको बताया होगा, जैसे ये कोई सतह है, जैसे ये सतह बनाई है, मैंने भी ये दोबारा सतह बनाई है। जब इसमें प्रकाश डाला जाता है, जब इसमें प्रकाश डाला जाता है तो 3 बातें होती हैं। क्या? कुछ तो परावर्तित हो गया, कुछ हिस्सा अवशोषित हो जाता है। क्लियर? अवशोषित हो जाता है। ये परावर्तन क्षमता हुई इसकी, ये अवशोषण क्षमता हो गई, और कुछ पार हो जाता है, जिसे आप अपवर्तन की घटना कहते हो। समझ में आ रही बात? पारगमित हो जाता है। क्लियर है? जब हमें परावर्तन पढ़ाना होता है तो हम केवल इसकी बात करते हैं, इसकी बात करते हैं, इनकी बात नहीं करते।
जब हमें अपवर्तन पढ़ना होता है तो हम इसकी बात करते हैं और इसकी बात करते हैं, इसकी कोई बात नहीं है, पर ये होती सब साथ साथ में। समझ में आ रही है मेरी बात? क्योंकि हमको जो चीज समझानी होती है हम उसी पे फोकस करते हैं, बाकी की सारी चीजों को साइड से हटा देते हैं। कहानी समझ में आ रही है? अभी अभी वर्ड पढ़ा था आपने, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जब यहाँ पर प्रकाश डाला जा रहा है, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक है तो अपवर्तित किरण ऐसे जा रही है। अगर मैं आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से भी अधिक कर दूं, अब क्या होगा? ऐसे हो जाएगा। इसको बोल रहे हो आप परावर्तन भी नहीं बोल रहे हो, बोल रहे हो पूर्ण परावर्तन हो जाता है। पूर्ण परावर्तन मतलब जितने लाइट गिर रही है पूरी की पूरी परावर्तित है रही है, पूरी की पूरी, न जामे अवशोषित है रही है, न जामे पार है रही है। समझ में आ रही है? आ रही है, ठीक है। यानी जितना भी प्रकाश इस पर गिर रहा है ये पूर्ण रूप से परावर्तित हो जाता है। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना कहते हैं। जो बोला समझ में आया? तुमने देखा होगा, मान के चलो, क्या मान के चलो, पूर्ण परावर्तन समझ में आ गया। यानी आपको इतना तो आपके भेजे में चला गया है कि पूरा की पूरा प्रकाश परावर्तित हो जाता है। क्लियर है? अच्छी बात है। मान के चलिए को करुआ है, क्लियर। अब वो गोरो नजर आनो है, वो कैसो नजर आनो है? गोरो नजर आनो। तो तुमने देखो होगो वो कितने को करुआ हो, लेकिन फोटोग्राफी भाई साहब बाकी ऐसी कर दिए थे, है ना? सही बोल रहा हूँ ना? उजरो से नजर आवन लगता है। बोलो भैया, होता है कि नहीं होता है? तो वहां पर होता क्या है समझिएगा। जैसे ये बंदा है, इस पे प्रकाश डाला, ये प्रकाश आया सामने से, है ना? समझ रहे हो ना मेरी बात? ये मान के चलो बंदा ऐसे बैठा हुआ है, ये मोह है वहां को, ठीक है। यहां से प्रकाश डाला, अब कुछ तो अवशोषित हो जाता है, कुछ परावर्तित हो जाता है। लेकिन अगर पूरो की पूरो प्रकाश जाते परावर्तित हो जाए तो जनते जो देख रहे हो है पूजी जाए कैसो नजर आवे? गोरो चमकीलो सो। समझ गए? कोई भी चीज अगर चमकीली नजर आए और पूछे काय का उदाहरण है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की। समझ गए? कोई भी चीज अगर चमकती हुई नजर आए तो आंख बंद करके बोल देना पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना का उदाहरण है। क्यों चमक रही है? समझ में आ रही है बात? क्योंकि जितना भी प्रकाश पड़ रहा है वो पूरा के पूरा परावर्तित हो रहा है। नहीं यही बात? कांच होता है, कांच, कांच में जब दरार आ जाती है, चटक जाता है, तो वो दरार कितनी चमकती हुई सी महसूस होती है। तो कांच में पड़ी दरार का चमकना उदाहरण है काय का? पूर्ण परावर्तन की घटना। क्लियर? रेगिस्तान में मरीचिका, ठंडे देशों में मरीचिका, ये सब उदाहरण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना की। रेगिस्तान में मरीचिका क्या होती है? रेगिस्तान में जो यात्री यात्रा कर रहा होता है उसे दूर ऐसा लगता है कि वहां पर पानी का कोई तालाब है, भ्रम होता है। मरीचिका, मरीचिका वर्ड कहां से आया मालूम है? नहीं मालूम? रावण का मामा कौन था? मारीच। और मारीच का काम क्या था? रामायण में उन्होंने सीता जी को भ्रमित किया था हिरण बन के, है ना? तो मरीचिका का मतलब भ्रम होता है। समझ में आ रही बात? रेगिस्तान में कोई यात्री यात्रा कर रहा होता है और उसे दूर जलाशय होने का या तालाब होने का भ्रम होता है, तो इसे हम लोग बोलते हैं रेगिस्तान में मरीचिका। ये भ्रम क्यों होता है अभी हम लोग देखेंगे। क्लियर? इसी तरीके से ठंडे देशों में भी मरीचिका होती है। ठंडे देशों में मरीचिका का मतलब ये है कि जो ठंडे प्रदेश होते हैं तो वहां पर जैसे समुद्री कोई जहाज है तो उसका प्रतिबिंब हमें आसमान में दिखाई देता है। अजीब सा लग रहा है ना? इसे हम लोग ठंडे देशों में मरीचिका कहते हैं। क्योंकि एक्चुअली क्या होता है, अजीब लग रहा है क्योंकि जब तक देखा नहीं तब तक अजीब लग रहा है, देख लोगे तो अजीब नहीं लगेगा। ये मरीचिका जैसे अपने यहाँ जो मरीचिका होती है, तो आपने कई बार देखा होगा हाईवे पे आप गाड़ी चला रहे हो, भयंकर गर्मी पड़ रही है, तो आगे ऐसा लगता है सड़क गीली है, पानी डरो वहां पे। वहां जब पहुंचे तो पानी उड़ जाता है, पानी होता ही नहीं, वो केवल एक भ्रम होता है। सही बोल रहा हूँ ना? क्लियर? वो केवल क्या होता है? भ्रम होता है। तो वो क्या है? एक मरीचिका का ही उदाहरण है।
अब अगर तुमने कहूँ देखो नहीं हो तो मैं तुमसे यूँ कहूँ कि भैया तू हाईवे पे गाड़ी चला तो यहाँ के पानी 130 है वो, तो क्या वो सवेरे ही बोरा है होगा? सही बोल रहा हूँ ना? बोलो। तो मेरी बातें आपको समझ में आ रही हैं? पानी में अगर कोई खाली परख नली रख दी जाए तो वो भी चमकती सी नजर आती है। तो ये सब उदाहरण जो है वो काय के उदाहरण है? पूर्णांतरिक परावर्तन की घटना के। ध्यान से सुनिए, पहले तो पढ़ लो, आप फिर आगे की बात करते हैं। तो हमारे सामने 2 प्रश्न है। ठंडे देशों में मरीचिका से आप क्या समझते हो और रेगिस्तान में मरीचिका से आप क्या समझते हो? देखेंगे भैया, सबसे पहले हम लोग देखते हैं रेगिस्तान में मरीचिका। काय में मरीचिका? तो भैया लाला रे जित्या का जी और रेगिस्तान, कौन सा तान? रेगिस्तान। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे रेगिस्तान में मरीचिका। ठीक है, रेगिस्तान में मरीचिका क्या होती है? तो रेगिस्तान में मरीचिका को सब लोग देखें, ये मैंने बना दिया रेगिस्तान। राइट, क्लियर है? समझ में आ रही है बात सभी को? रेगिस्तान में सपोज ये कोई पौधा लगा हुआ है, क्लियर? कैक्टस मान लो, मैंने बना दिया ये, ठीक। और ये यहाँ पर है, क्लियर, ऊंट। कौन है? और जो ऊंट पे एक और ऊंट बैठो है। तो गौर से देखिएगा सब लोग, नॉट द मैटर ऑफ लाफिंग, ध्यान से सुनेंगे। गर्मी पड़ रही है भैरन, क्लियर? अब भयंकर गर्मी पड़ रही है तो रेत ठंडी पच जाएगी, गर्म है जाएगी, बिल्कुल खरखराएगा, बढ़िया है। रेत है जाएगी गर्म, तो रेत के ऊपर हवा की जो परतें हैं वो कैसी हो जाएंगी? गर्म चीज हल्की होती है या भारी होती है? हल्की होगी। तो गर्म हवा विरल माध्यम की तरह व्यवहार करेगी या सघन माध्यम की तरह? विरल माध्यम। तो रेत के संपर्क की जो वायु है, ये वायु की मैंने अलग अलग परतें बना दी, समझ रहे हैं ना मेरी बात को? तो रेत के संपर्क की जो वायु है वो गर्म है, और गर्म चीज किस माध्यम की तरह व्यवहार करती है? मैंने शॉर्ट में यहाँ लिख दिया विरल माध्यम की तरह, क्योंकि ये गर्म हवा है। इसकी तुलना में ऊपर की जो वायु होगी वो कैसी होगी? ठंडी वायु होगी। ठंडी वायु होगी तो वो किसकी तरह व्यवहार करेगी? सघन माध्यम की तरह व्यवहार करेगी। जो बोल रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है? अब क्या हुआ, यहाँ से कोई प्रकाश की किरण आई, समझना मेरी बात को, यहाँ से कोई प्रकाश की किरण आई तो आपको क्या लग रहा है? ये सघन से विरल की ओर आ रही है, ये विरल से सघन की ओर आ रही है? अब एक आध किरण तो आ रही है, तो दुनिया भर की किरणें आ रही हैं। तो ये आपतित किरण हो गई, ये आपतन बिंदु हो गया, और ये अविलंब हो गया। कोई ना कोई किरण ऐसी जरूर होगी जिसके लिए आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक होगा, और जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक होगा तो क्या होगा? ये पूर्णांतरिक परावर्तन हो जाएगी सीधी। आंखन में फूट देगी जाएंगे। जैसे इसकी आंखों पे ये प्रकाश पड़ेगा तो उसे ये लगेगा कि ये प्रकाश की किरण कहीं ना कहीं पीछे से आ रही है, और उसे इस पौधे का प्रतिबिंब दिखाई देगा। पौधे का उल्टा प्रतिबिंब दिखाई देना, आकाशन में ही बोले वो, ये इसको लगेगा कि भैया यहाँ तालाब है, तभी मैं पानी को उल्टा प्रतिबिंब दिखाई दे रहा हूँ। नहीं है, हाँ सॉरी, हाँ पानी का नहीं, सही बोल रहा है बच्चा। आपको मेरी भाषा समझ में आ रही? पक्का? तो देख लो फटाफट, फिर आगे बढ़ोगे। अब हम लोग देखते हैं ठंडे देशों में मरीचिका से क्या समझ। ठंडे देशों में मरीचिका देखिए, ये ठंडा प्रदेश है, ये समंदर दिखाई दे रहा है। समंदर में ये क्या है? हाँ, नाव, जहाज, जो भी मान लो। और समंदर में ये क्या है? टापू। टापू, टापू पे खड़ा है कोई टोपू। समझ गए? मौसम सुहाना है, ठंड का जमाना है। तो समंदर का पानी कैसा होगा? ठंडा। कैसा होगा? ठंडा। तो समुद्र के पानी के संपर्क की वायु कैसी होगी? ठंडी। क्लियर? ठंडी वायु। ठंडी वायु भारी या हल्की? भारी। तो सघन या विरल? ये सघन माध्यम हो गया, समझ गए? इसकी तुलना में ऊपर की वायु विरल, यानी गर्म वायु होगी, और कौन से माध्यम की तरह व्यवहार करेगी? विरल माध्यम की तरह। सीन क्लियर है सभी को?
तो यहाँ पर फिर वही क्या है, ये बता, आप ही बता दो। हवा की परतें, क्लियर। यहाँ पे एक बंदा खड़ा है, यहाँ से प्रकाश का कोई सिग्नल डाला गया, अब फिर वही कहानी, सघनते विरल जा रहा है, सघनते विरल जा रहा है, या आपतित किरण या आपतन बिंदु या विलंब। अगर यहाँ पर आपतन कोण का मान क्रांति कोण के मान से अधिक हुआ ऐसे आ जाएगा। तो यहाँ से जो बंदा देख रहा है उसे ये प्रकाश की किरण कहीं ना कहीं पीछे से आती हुई प्रतीत होगी और उसे जहाज का क्या होगा, उल्टा प्रतिबिंब दिखाई देगा। कहानी समझ में आ रही है आपको मेरी, सीन क्लियर है। इसे हम लोग बोलते हैं ठंडे देशों में मरीचिका, क्लियर। आपको ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, स्टार्टिंग की एक दो ही लाइनें लिखी होंगी मेरे ख्याल से उसमें, है ना, पढ़ लो समझ जाओ। ओके, तो फिर आज के लिए पर्याप्त है, कल फिर मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू गाइस, जय हिंद।